जो टॉपिक ये जो वीडियो होने वाला है ना, ये होने वाला है एड्रेनर्जिक ड्रग्स पर। ठीक है, क्या होते हैं एड्रेनर्जिक ड्रग्स, और इसमें हम वो ड्रग्स भी पढ़ेंगे ना जो बीपी को बढ़ा देती हैं, जैसे कि एपिनेफ्राइन हो गया, नोरेपिनेफ्राइन हो गया। ये इनका जो एक्शन है ना वो कईयों पर देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि एम्फेटामिन हो गया, इफेड्रिन हो गया। ये कुछ दवाइयाँ इनमें हैं जो कि कफ एंटी कफ के रूप में भी यूज़ की जाती हैं। वो सब हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ये एड्रेनर्जिक ड्रग्स होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो एड्रेनर्जिक ड्रग्स आर दोज ड्रग विच स्टिमुलेट द एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एंड गिव्स सिंपैथेटिक एक्शन। ये ऐसी दवाएं होती हैं जो कि क्या करते हैं, ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करती हैं। किसके साथ बाइंड करती हैं, ये स्टिमुलेट करती हैं। ठीक है, स्टिमुलेट कहने का मतलब उसको बढ़ावा देती हैं कि जा तो भैया जा, और चचा जाओ काम करो जाके अपना, और उसको और उत्साहित कर देती है। उत्साहित समझते हो, उत्साह। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में इपेनफ्राइन हो गया, ठीक है, और नोर इपेनफ्राइन हो गया। दे वर्क ऑन अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 रिसेप्टर। ये कैसे वर्क करती हैं, ये अल्फा 1 पे वर्क करती हैं, अल्फा 2 पे, और बीटा 1 और बीटा 2 ये ब्लॉक नहीं करती हैं। हम ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं ना, ब्लॉकिंग एजेंट्स, वो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, हम उसमें पढ़ेंगे एंटी एनर्जिक ड्रग्स या फिर एनर्जिक एंटागोनिस्ट। देखिए, या तो आप कोई भी एजेंट है, ठीक है, तो उसमें आप एंटी लगा दो, या तो फिर उसके आगे एंटागोनिस्ट लगा दो। अगर एगोनिस्ट, इसको हाँ देखो, जैसे कि एनर्जिक ड्रग्स है तो आप इसको कह सकते हो कि एनर्जिक एगोनिस्ट भी कह सकते हो इसको। ठीक है, तो हम जो ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे एंटी एनर्जिक ड्रग्स, जो आगे वाला पार्ट रहने वाला है। ठीक है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। ओके, दे आल्सो कॉल्ड एनर्जिक एगोनिस्ट, वही ना कह रहा है, इसको एनर्जिक एगोनिस्ट भी कहते हैं। और हाँ, एक और नाम याद रखना है आपको, एग्जाम में अगर आ जाए ना तो वहाँ पे आपको आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसको क्या कहते हैं, सिम्पैथोमिमेटिक भी कहते हैं। ओके, अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले ये क्लासिफिकेशन देखिए, डायरेक्ट एक्टिंग एनर्जिक एजेंट्स। देखिए, हम इसको क्लासिफिकेशन 3 तरीके से करते हैं। एक हो गया डायरेक्ट, दूसरा हो गया इनडायरेक्ट, और तीसरा इन दोनों का मिक्स डायरेक्ट एक्टिंग एनर्जिक एजेंट्स। ठीक है, ओके, तो हम अगर डायरेक्ट की बात कर लें तो इसमें एपिनेफ्राइन हो जाएगा, नोरेपिनेफ्राइन, डोपामिन, डोबुटामिन, और इनडायरेक्ट में आपको एम्फेटामिन और एफेड्रिन। अब देखिए कि चार्ट मैंने यहाँ पे बना रखा है, जैसे देख सकते हो उसमें, तो उसमें सभी जैसे देखिए इसमें दिया है प्रेशर एजेंट्स, तो इसमें नोर एड्रेनलिन आ जाएगा। ये जो नोर एड्रेनलिन हार्मोन एक होता है, एक केमिकल्स होता है जो कि किडनी के थ्रू निकलता है, तो वो उस पे ये एक्ट करता है। एफेड्रिन, डोपामिन, फेनिलिफ्राइन, मिथोक्सामीन और मेफेंटरमीन। ठीक है, ब्रोंकोडायलेटर्स, जो एनर्जिक ड्रग्स है ना उसमें कुछ इसका क्लासिफिकेशन है कि ब्रोंकोडायलेटर्स होगा, जो कि क्या करता है, जो हमारी श्वास नली होती है ना, ठीक है, जो पूरी नलिका होती है ना उसको चौड़ा कर देता है। तो उसमें जो चिपचिपा जैसे जो खखार होता है ना, वो अगर भरा हुआ होता है ना तो वो निकल जाता है। तो जिससे क्या होता है, कोई अस्थमा का पेशेंट है या फिर जैसे कि उसमें वो है, आप कफ है किसी के को बहुत ही खांसी है, तो उसमें इसको यूज करते हैं। कौन कौन सी, जैसे कि आइसोप्रेनिलीन, ठीक है, आइसोप्रेनिलीन, और सल्बूटामोल, इसको हम अल्बुट्रेल भी कहते हैं। सल्बूटामोल को हम अल्बुट्रोल भी कहते हैं। ट्रिबुटालिन हो गया, सल्मेट्रोल हो गया, फॉर्मोट्रेल और बोमेट्रोल। आप देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए, अगर हम प्रेशर एजेंट्स की बात करें तो उसमें आपको याद रखना है, 1 सेकेंड, हम देख लिया एक चीज चल रहा है कि नहीं। हाँ बिल्कुल चल रहा है, ठीक है, सॉरी। तो देखिए हम कहाँ पे थे। तो देखिए, अगर हम बात कर लें, आपको याद रखना है। ठीक है, क्लासिफिकेशन आप करेंगे डायरेक्ट एक्टिंग एनर्जिक एजेंट्स, जिसे उसमें आपको लिख देना है एपिनेफ्राइन, नोरेपिनेफ्राइन, डोपामिन, डोबुटामिन। ठीक है, ये जो क्लासिफिकेशन मैंने किया है ना, ये किया है एक्टिंग के हिसाब से कि कोई डायरेक्ट करता है, कोई इनडायरेक्ट करता है, कोई मिक्स करता है, इसके हिसाब से है। और ये जो सारणी है ना, ये जो पूरा डायग्राम है, तो इसमें क्या है, इसमें है मतलब अलग अलग
अलग अलग मतलब ऑर्गन के हिसाब से इसमें है, ठीक है। जैसे कि ब्रोंकोडायलेटर, ये ब्रोंकोडायलेटर पे वर्क करती है। इसको याद के रखने की ट्रिक है कि इसमें देखिए अगर हम बात कर लें तो देखिए आइसोप्रिलीन और ये टर्बूटालीन, ये दोनों मिक्सिंग है, मतलब लीन इसमें भी आ रहा है और लीन इसमें भी। और ये जो तीन नीचे की ना सल्मेट्रोल और फॉर्मेटोरोल और बेबम्ब्यूट्रोल, ठीक है, बम्ब। तो देखिए इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, इसमें टेरोल आ रहा है, टेरोल टेरोल टेरोल, तो ये ब्रोंकोडायलेटर्स में हो जाएंगे, ओके। अब हम सीएनएस पे कुछ हमारी दवाइयाँ होती हैं जो सीएनएस पे एक्ट करती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, जैसे कि एम्फेटामिन हो गया, डेक्समफेटामिन और मेथाम्फेटामिन, मेथिलफेनिडाइडेट, ठीक है, ये हमारी सीएनएस पे एक्ट करती है। ये यूटेरिन रिलैक्सेंट्स जैसे कि राइडोट्रिन, आइसोक्सोप्यूरिन, ऐसे सल्बूटामोल, इसमें ट्रूटालिन, ये भी मतलब कुछ दवाइयाँ हैं ना, जो कुछ दवाइयाँ हैं जो इसमें भी आ जाएंगी, ठीक है। अब इसमें देखिए कार्डियक स्टिमुलेंट्स, ये कुछ दवाइयाँ हैं जो कि कार्डियक पे, जो हार्ट होता है ना उस पर एक्ट करती हैं, जैसे कि एड्रेनलिन हो गया, आइसोप्रिलिन हो गया, डोबुटामिन। ये जो एड्रेनलिन है ना, ये क्या करता है, ये जो हमारा हार्ट बीपी होता है ना, ब्लड प्रेशर, उसको बढ़ा देता है। नसल डेकोजेंस, ठीक है, और ये ऑक्सामेटाजोलिन, इसमें नसल डेकोंजेस्टेंस में कौन कौन सी आ जाएंगी, जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, इसमें जोलिन जोलिन देखो आ रहा है, तीनों में जोलिन आएगा, नेफाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन, ठीक है। तो इसमें तीनों जोलिन जोलिन आ रहा है। फिर आप नीचे पे कौन है, फेनिलफ्राइन, फेनिल एफ्राइन और सीडो एफिड्रिन, ठीक है, ओके। अब एंटी एनोरेक्टिक्स में कौन कौन सी, एम्फेटामिन आ जाएंगी और फेनफ्लोरामीन और सीबूट्रामीन आ जाएंगे, ओके। अब हम देखते हैं इसकी लोकेशन कहाँ, अल्फा 1 होता है, इसका लोकेशन कहाँ होता है, तो अल्फा 1 जो होता है उसका हार्ट में लोकेशन होता है, वो हार्ट में भी पाया जाता है और ब्लैडर में पाया जाता है, स्प्लीन मतलब तिल्ली और यूरेट्रस में पाया जाता है, ठीक है, और आई में पाया जाता है। अल्फा 2 होता है वो पेनक्रियाज में डिक्रीज इंसुलिन, जो कि ये जो इंसुलिन होता है उसको कम करने का वर्क करता है। अब हम देखते हैं डायरेक्ट एक्टिंग एड्रेनर्जिक एजेंट्स, देखिए हमने पहले क्या किया था, तीन क्लासिफिकेशन किया था ना, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, मिक्स्ड। अब हम देखते हैं डायरेक्ट, ओके। तो जो डायरेक्ट एडर्नर्जिक एजेंट्स होता है ना, दिस आर ड्रग्स विच डायरेक्टली बाइंड टू एडर्नर्जिक रिसेप्टर। ये क्या करता है, डायरेक्टली, ये इनडायरेक्ट नहीं, किसी हार्मोन, किसी जो केमिकल्स होते हैं जो हमारे शरीर में, उससे ये कहेगा नहीं कि जहाँ तुम उसको ब्लॉक कर दो या उसको स्टिमुलेट कर दो, नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ डायरेक्ट उसी के पास जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम प्रधानमंत्री रख लो, तो ये जो एडर्नर्जिक रिसेप्टर्स होता है ना, ये प्रधानमंत्री है, तो तुम जाओ भाई डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पास जाओ कि हाँ ये वर्क करो, ठीक है, तो ये क्या करने लगेगा वर्क। और कुछ होते हैं जैसे अब नेताओं से, जैसे जो मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं ना, उनसे कहेंगे, तो वो विधायक फिर क्या प्रधानमंत्री और अपने बड़े मंत्री से कहेंगे तो वो वर्क होगा, तो वो इनडायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो एंड एक्टिवेट देम टू गिव डायरेक्शन, तो क्या करता है, और वो एक्टिवेट करता है उसके एक्शन को ताकि वो एक्शन करे। फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एफेड्रिन एंड नोरेपेनेफ्रिन, ठीक है। 1 सेकंड, यहाँ पे मिस्टेक हो गई टाइपिंग में, ओके। फार्माकोलॉजिकल एक्शन एफिनेफ्रिन और नोरेपेनेफ्रिन। अब इसका हम फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं ना, तो चलिए देखते हैं किसका किसका, हम एपिनेफ्राइन एंड नोरेपेनेफ्राइन का देखते हैं, ओके। 1 सेकंड, इसको हम नीचे कर देते हैं, नहीं नहीं नहीं, यहीं पे रहने देते हैं, ओके। चलिए, ओके। तो हम देखते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं किसका, एपिनेफ्राइन एंड नोरेपेनेफ्राइन का। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सबसे पहले इसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या एक्शन होता है वो देखते हैं। तो स्टिमुलेट द अल्फा 1 रिसेप्टर, ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अंधी है। अभी मैंने बताया ना लोकेशन कहाँ पाया जाएगा, अल्फा 1 हार्ट में पाया जाएगा, ब्लड में पाया जाएगा, स्प्लीन में पाया जाएगा, यूरेट्रस में पाया जाएगा और आई में पाया जाएगा। हाँ, अगर हम हार्ट के लिए दे रहे हो तो ये क्या, ये हर जगह वर्क काम करेगा, जैसे ब्लैडर है, ब्लैडर पे भी वर्क करेगा, ये अपना स्टिमुलेट करेगा उसको। स्प्लीन में जो अल्फा 1 रिसेप्टर पाया जाता है उसको भी करेगा ये, और यूरेट्रस को भी करेगा और आई को भी करेगा, ठीक है। तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में स्टिमुलेट द अल्फा 1 रिसेप्टर एंड इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन हार्ट एंड देन आउटफ्लो फ्लो। ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है अल्फा 1 रिसेप्टर को, इंक्रीज हो जाता है, जैसे कि हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन समझ रहे हो ना, उसको इंक्रीज कर देता है, जिससे क्या हो जाता है, जो ब्लड होता है वो आउटफ्लो बाहर निकल जाता है।
रिस्पिरेटरी सिस्टम पे कैसे वर्क करता है, स्टिमुलेट बीटा 2 रिसेप्टर। ये क्या करता है, बीटा 2 रिसेप्टर्स पे ये वर्क करता है एंड डायलेट्स द ब्रोंकी स्मूथ मसल्स, और वो डायलेट करता है ब्रोंकियल, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ, ब्रोंकियल, अरे यार ये टाइपिंग में मैंने जिसको दिया था बनाने के लिए, ओके तो ये ब्रोंकियल किस पे करेगा, हाँ तो ये करता है स्टिमुलेट बीटा 2 रिसेप्टर, जो बीटा 2 रिसेप्टर होता है ना उस पे ये एक्ट करता है, उस पे स्टिमुलेट करता है एंड डायलेट द ब्रोंकियल स्मूथ, और जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स होती है ना उसको ये चौड़ा कर देता है। ओके अब तीसरा है पेनक्रियास पे देख लेते हैं, बाइंड टू अल्फा 2 रिसेप्टर्स, जो अल्फा 2 रिसेप्टर है उस पे ये बाइंड करता है ऑफ पेनक्रियाज, ओके एंड डिक्रीज द रिलीजेस ऑफ इंसुलिन, और जो इंसुलिन रिलीज हो रहा था उसको डिक्रीज कर देता है, मतलब कम कर देता है। सो गिव हाइपरग्लाइकेमिक इफेक्ट, जिससे क्या होता है हाइपरग्लाइकेमिक इफेक्ट देखने को मिलता है। अब इसका इंडिकेशन क्या है, कहाँ कहाँ हमको यूज करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडिकेशन, इट बाइंड टू अल्फा 1 रिसेप्टर, ये क्या करता है अल्फा 1 रिसेप्टर्स पे बाइंड करता है एंड काज वेसो कंसंट्रेक्शन, वेसो कंसंट्रेक्शन का मतलब जो नसों का चौड़ा फैलाव होता है ना, चौड़ा होना, उसको ही वेसो कंसंट्रेक्शन कहते हैं। एंड एम्फेड्रिन इपेनफ्राइन इज यूज्ड, जो इपेनफ्राइन होता है उसका यूज कहाँ किया जाता है, टू कंट्रोल ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग किसी की हो रही होती है उसको कंट्रोल करने के लिए किसका यूज किया जाता है, इपेनफ्राइन का यूज किया जाता है। टू स्लो द एब्जॉर्प्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, अगर जो लोकल एनेस्थेटिक होता है, अगर हम किसी को लोकल एनेस्थेटिक ज़्यादा दे दिए हैं, ठीक है, तो क्या होगा उसको स्लो करने के लिए जो उसका एब्जॉर्प्शन होता है ना, एब्जॉर्प्शन में पढ़ा चुका हूँ चैप्टर 1 में, ठीक है, उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है एब्जॉर्प्शन क्या होता है, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। तो एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देता है। टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए इपेनफ्राइन देते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर कोई जो ब्लड प्रेशर होता है उसको बढ़ाने के लिए कौन सी दवा देते हैं, इंक्रीज इपेनफ्राइन देंगे, नोर इपेनफ्राइन दे सकते हैं, एड्रेनलिन दे सकते हैं, ये सब दे सकते हैं किसको, ब्लड प्रेशर बढ़ाने में। अब ब्लड प्रेशर को कम करने में लिए कौन, बीटा ब्लॉकर्स दी जाती हैं, डाययूरेटिक्स दी जाती हैं, और अल्फा ब्लॉकर्स दी जाती हैं, ये सब किसको में दी जाती हैं, ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ हो, ठीक है, सॉरी हाँ ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा हुआ हो। ओके अब इपेनफ्राइन इज यूजफुल इन अस्थमेटिक पेशेंट बिकॉज इट प्रमोट ब्रोंकोडाइलेशन, जो इपेनफ्राइन होता है वो यूजफुल किस में होता है, अस्थमेटिक पेशेंट में, जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं उसमें उसमें यूजफुल होता है, क्योंकि क्या प्रमोट करता है, ब्रोंकियल डायलेशन करता है। ब्रोंकियल डायलेशन मतलब जो हमारी श्वास नलिका होती है ना उसको ये चौड़ा कर देता है, जिससे क्या होता है जो उसमें कफ भरा होता है ना वो निकल जाता है, ठीक है, जो खखार होता है। ओके अब इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन देखते हैं, इसका कहाँ नहीं देना है हमको। ओके तो अल्फा 1 रिसेप्टर्स एगोनिस्ट इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाइपरटेंशन, अगर किसी को हाइपरटेंशन है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम, हाइपरटेंशन मतलब अगर किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसमें नहीं देंगे। ओके और अल्फा जो 2 रिसेप्टर्स होता है कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन लो ब्लड प्रेशर, जो अल्फा 2 रिसेप्टर्स होता है उसको हम लो ब्लड प्रेशर में इसको कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। एक्टिंग एडर्नर्जिक एजेंट्स क्या होते हैं, तो इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स जो होते हैं ना वो स्टिमुलेट द रिलीजेस ऑफ स्टोर्ड न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम एनर्जिक नर्व टर्मिनल्स, ये क्या करते हैं ना, स्टिमुलेट करते हैं द रिलीजेस ऑफ स्टोर्ड न्यूरोट्रांसमीटर, जो न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर होते हैं ना उनको रिलीज करते हैं फ्रॉम एनर्जिक नर्व टर्मिनल्स, ये कहाँ से, जो एनर्जिक नर्व टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है, जो ओके तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो डायरेक्ट एनर्जिक एजेंट्स थे, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट एक्टिंग एनर्जिक एजेंट्स, ठीक है, क्या होते हैं। तो जो इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट्स होते हैं ना तो स्टिमुलेट द रिलीजेस ऑफ ए स्टोर्ड न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, जो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो स्टोर्ड रहते हैं हमारे शरीर में उनको ये क्या करते हैं, जो रिलीज होते हैं ना वहां से उसको स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, फ्रॉम एनर्जिक नर्व टर्मिनल्स, ये कहाँ पे जो एनर्जिक नर्व टर्मिनल्स होते हैं ना वहां से ये वो स्टोर्स निकलते हैं, रिलीज होते हैं और उसी को ये स्टिमुलेट करते हैं। द मेन न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व हेयर इज ए नोर एड्रेनलिन, तो यहाँ पे एक हमारा हार्मोन होता है नोर एड्रेनलिन, तो ये वो ही न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो वो उसको ही ये स्टिमुलेट करते हैं। अब कौन कौन सी एग्जाम्पल में दवाइयाँ हैं, अम्फेटामिन और टायरामीन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसका देख लेते हैं अम्फेटामिन और टायरामीन का। तो मैकेनिज्म क्या है, दे एंटर द नर्व टनल्स एंड डिस्प्लेस नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम द स्टोरेज बेसिकली इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये क्या करते हैं, ये एंटर होते हैं नर्व टर्मिनल में एंड डिस्प्लेस नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम स्टोरेज, जो इसके आगे और जो इसके डिस्प्लेसमेंट मतलब जो इसमें
डिस्प्लेस कर देते हैं, ठीक है, इसके स्टोरेज को बेसिकली इनटू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जो इसके सिनेप्टिक क्लेफ्ट में होता है। सीनस पे कैसे वर्क करता है, स्टिमुलेट द ब्रेन, ये ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, इंक्रीज अल्टरनेट्स डिक्रीज फैटिजी एंड एपिटाइट सेपरेशंस, अगर किसी को फैटिजी है उसको डिक्रीज कर देगा, एपिटाइट मतलब अगर भूख को कम कर देगा, और सेपरेशन, ठीक है, ये सबको कम कर देगा। सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर इसका एक्शन क्या होता है, इंक्रीज ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, वैसो कंसंट्रेशन करके, नसों को चौड़ा करके, एंड में काज ए राइज इन हार्ट रेट, और हार्ट रेट को भी बढ़ा देता है। स्मूथ मसल्स में माइल्ड रिलैक्सेशन ऑफ ब्रोंकियल मसल्स, जो ब्रोंकियल मसल्स होते हैं ना उसको आधा मतलब इंटरमीडिएट रिलैक्स कर देता है, एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्लेडर, जो ब्लेडर होता है ना उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। इंडिकेशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, इसका बिल्कुल सेम ही है, कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड इंडिकेशन किसका, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का। ओके, अब इसका हम डोसेस देख लेते हैं, डोज क्या है। एम्फेटामिन का 5 mg टू 10 mg ओरल है, और मेथिल फेनिडेट का क्या है 10 mg टू 20 mg। ओके, अब हम देखते हैं मिक्स एक्टिंग एनर्जिक एजेंट्स, ठीक है। दिस ड्रग हैव ए डुअल मैकेनिज्म, ये जो ड्रग्स होती है ना ये डुअल मतलब दोनों मैकेनिज्म रखती हैं। ओके, दे स्टिमुलेट एनर्जिक रिसेप्टर डायरेक्टली एंड आल्सो काज ए रिलीज ऑफ नोरेपेनेफ्रिन, ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं एनर्जिक रिसेप्टर्स को डायरेक्टली एंड आल्सो काज द रिलीज ऑफ नोरेपेनेफ्रिन, और ये नोरेपेनेफ्रिन के रिलीज का कारण भी बनती है, ठीक है, फ्रॉम द नर्व एंडिंग्स, जो नर्व्स एंडिंग होती हैं वहाँ से। एग्जाम्पल एफेड्रिन हो जाएगा, और सीडो एफेड्रिन या फिर पिसीडो एफेड्रिन या डोपामिन, ये दवा हमारी है मिक्स एक्टिंग एनर्जिक एजेंट्स में। ओके, अब फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है इसका, हार्ट बीटा 1, जो हमारा हार्ट होता है वहाँ बीटा 1 पाया जाता है, मैंने पहले बता चुका हूँ। तो वहाँ पे कैसे काम करेगा, इंक्रीज हार्ट रेट एंड द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ठीक, जो हार्ट रेट होती है उसको इंक्रीज कर देगा, एंड द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, और जो उसका कॉन्ट्रैक्शन उसको जो फोर्स है ना उसको भी बढ़ा देगा, ठीक है। लंग्स बीटा 2 मतलब जो बीटा 2 हमारे लंग्स में पाया जाता है, वहाँ पे क्या काजेस ब्रोंकोडाइलेशन रिलैक्सेशन ऑफ द एयरवेज मेकिंग ब्रीथिंग ईजियर, ये क्या कर देता है ब्रोंकोडाइलेशन, जो हमारी श्वास नलिका होता है उसको ये चौड़ा कर देता है, उसका एक कारण बनता है, और ऑफ द एयरवेज मेकिंग ब्रीथिंग ईजियर, जिससे क्या होता है जो हमारी एयरवेज होती हैं वो हमारी चौड़ी होती हैं और हमारी ब्रीथिंग लेने में ईजियर मतलब आसानी हो जाती है। ब्लड वेसल्स अल्फा 1, हमारी अल्फा 1 कैसे, जो अल्फा 1 होता है उस पर कैसे वर्क करता है, काजेज वेसल कॉन्ट्रैक्शन विच इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड रिड्यूस स्वेलिंग इन निसल फेसेस, ये क्या करता है जो हमारी वेसल होती हैं वेसल्स उसको कॉन्ट्रैक्शन, उसमें कॉन्ट्रैक्शन कर देता है, विच इंक्रीज ब्लड प्रेशर, जिससे क्या होता है हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, एंड रिड्यूस स्वेलिंग इन नसल फेसेस, जो हमारी नसल फेसेस होती है उसमें स्वेलिंग को भी कम कर देता है, स्वेलिंग मतलब सूजन। सीनियस सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर कैसे काम करता है, माइल्ड स्टिमुलेशन, ठीक है, बहुत ही आधा इसका देखने को, बहुत ही कम देखने को असर मिलता है सीनियस पर। इंडिकेशन क्या है, हाइपरटेंशन में इसको यूज करेंगे, इंसोम्निया में यूज करेंगे, हाइपरथायरॉइडिज्म, थायराइड जब ज़्यादा बन जाता है तो उसको हाइपोथायरॉइडिज्म कहते हैं। देखिए एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर हाइपर किसी के आगे लगा हुआ है तो ये बात बढ़ने की बात कर रहा है कि ये बढ़ा हुआ है, अगर हाइपो लग रहा है तो कम है, हाइपर ज़्यादा हाइपो कम, ठीक है। तो वही लिखा है ना, देखो अगर हम हाइपर हटा दें तो लिखा है थायराइडोइज्म, ठीक है, थायराइडिज्म, तो मतलब इसको थायराइड है। ओके, अब कार्डियक रिदेमिया उसमें भी आपको यूज़ कर सकते हैं। अब इसका डोज क्या एडल्ट में, इफेड्रिन आपको 15 mg टू 30 mg ओरल या IM देना है, और सीडो इफेड्रिन का 30 mg टू 60 mg ओरल, और डोपामिन का 2 से 5 mcg पर किलोग्राम प्रति मिनट एडमिनिस्ट्रेशन विया इन्फ्यूजन। अब जो डोपामिन जो ड्रग्स होती है उसको आप बिना ड्रिप के इन्फ्यूजन मतलब डायरेक्ट 2 बोतल जो चढ़ाने वाली होती है ना, जो झूला टाइप डॉक्टर होते हैं ना वो ऐसे ही मतलब चढ़ाते रहते हैं किसी को भी, और उसका ना साइड इफेक्ट उनको मालूम है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन मालूम है, ठीक है ना, उनको कुछ नहीं मालूम होता, बस वो ये जानते हैं कि इसका इंडिकेशन क्या है, बस सिर्फ उनको क्या पता होता है, यूजेस पता होता है, कौन सी बीमारी में कौन सी ये दवा यूज करना है ये पता होता है उनको, उनको एंटीडोट नहीं पता होता है। आप मान के चलो आप डोपामिन चढ़ा रहे हो और आपका ब्लड प्रेशर बहुत ही बढ़ गया, अब उनको मालूम नहीं कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, ठीक है, कैसे इससे बढ़ जाता है, मतलब अब जिससे डोपामिन है। ओके, तो इसके बहुत ही सावधानियाँ इसमें होती है, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर कौन था 4th या 5 था वो हमारा एंड होता है, अगले चैप्टर में आएंगे उसमें हम बताएंगे एंटी एनर्जिक ड्रग्स क्या होता है, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे,
और यहाँ पे फार्माकोलॉजिकल एक्शन पढ़ेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यार इतनी मेहनत करता हूँ बनाता हूँ वीडियो को, तो प्लीज़ एक लाइक तो सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू, धन्यवाद।